गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोर मॉडल की पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे। मैं आपको रिवाइज कर दूं, हमने पिछली क्लास में परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल को पढ़ा था। चैप्टर के शुरू से मैं बात करूं तो हमने कुछ परिभाषाएं डिस्कस की थी कि डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य माना था। बाद में प्रयोगों से पता चला कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब परमाणु विभाज्य होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान और उनके आवेश का मान ज्ञात किया। कुछ परिभाषाएं पढ़ी, समस्थानिक, समभारिक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक वगैरह वगैरह पढ़ा। ओके, उसके बाद हमने कल ये पढ़ा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ हैं, उनकी स्थिति क्या है। इसके लिए सबसे पहला मॉडल जो दिया गया था वो था थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन ने क्या कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, मैं ये कह सकता हूँ संपूर्ण धनावेश, परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ है। ऋणावेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में मध्य में धंसा हुआ है, जिसको हमने तरबूज मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहलाता है। उस प्रयोग से उसने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। संपूर्ण धनावेश, संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में केंद्रित रहता है, जिसको हमने नाभिक कहा था। नाभिक की त्रिज्या हमने 10⁻⁻15 मीटर बताई थी। परमाणु का आकार हमने 10⁻10 मीटर बताया था। उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक की चारों तरफ चक्कर काटते हैं वृत्ताकार मार्ग पर, जिसको हमने कक्षा नाम बोला था। पर उस मॉडल की कमियां क्या थी कि जब भी कोई आवेशित कण चक्कर काटता है उसको एनर्जी लॉस होनी चाहिए, और कभी न कभी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी लॉस होनी चाहिए, तो आकर के ये नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन परमाणु तो क्या होता है, स्थायी होता है। इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर सका। रदरफोर्ड परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं बता सका। इसके बाद सिद्धांत आता है बोर मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल के मध्य में कुछ बातें दुनिया को पता चली, वो बातें आज हम लोग पढ़ेंगे। कुछ सिद्धांत आए, कुछ नई नई परिभाषाएं आई, वो क्या थी। तो हम एक्चुअली क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बोर मॉडल की पृष्ठभूमि क्या थी, बोर मॉडल जो है वो किन बातों पर आधारित था, वो क्या थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दो मुख्य बातें थी। एक तो हर परमाणु का अपना एक अलग स्पेक्ट्रम होता है, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होता है, जिसको मैं सीधा विकिरण भी कह सकता हूं, वो ड्यूअल नेचर का होता है, उसकी द्वैती प्रकृति होती है। मतलब विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है वो कणीय प्रकृति की तरह व्यवहार भी करता है और तरंग प्रकृति की तरह व्यवहार भी करता है। इसका मतलब विकिरण में दोनों प्रकार के गुण होते हैं, कण के गुण भी होते हैं और तरंग के गुण भी होते हैं। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, विद्युत चुंबकीय विकिरण। देखिए इनकी उत्पत्ति कैसे होगी। जब किसी आवेशित कण को, जब किसी आवेशित कण को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, उसका वेग बढ़ाया जाता है। जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो एकांतर क्रम से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ध्यान दीजिए, जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो एकांतर क्रम से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होते हैं, किसके थ्रू उत्पन्न हुए, किसी आवेशित कण को त्वरित करने से जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के भी लंबवत गति करते हैं, परस्पर भी लंबवत होते हैं और एक दूसरे के भी लंबवत संचरण करते हैं। ये दोनों क्षेत्र कौन कौन से, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, वो
तरंगों के रूप में गमन करते हैं, तरंगों रूप में संचरण होते हैं, उन तरंगों का नाम क्या निकाल दिया? विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो मैं सीधे तौर पर यह कह सकता हूं कि जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। कौन होते हैं तरंगों के रूप में संचरित? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। वो कहाँ से आए? आवेशित कण को त्वरित करने से। और जो तरंगों के रूप में संचरित होते हैं उन तरंगों का नाम क्या निकाला गया? विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है इसमें जो दोनों क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों परस्पर लंबवत भी होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत संचरण करते हैं। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उनको ड्यूअल नेचर का माना गया है। इसका माना गया है ड्यूअल नेचर का। ड्यूअल नेचर कैसे मानी गई है कि ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? द्वैतीय प्रकृति। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हुआ? द्वैतीय प्रकृति। किसकी द्वैतीय प्रकृति? विद्युत चुंबकीय विकिरणों की, विद्युत चुंबकीय तरंगों की। और कौन कौन सी ड्यूअल नेचर है? वो है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो तरंग के गुण भी प्रदर्शित करते हैं और कण के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ? विद्युत चुंबकीय विकिरणों में तरंग के लक्षण भी होते हैं और कण के लक्षण भी होते हैं। तो ड्यूअल नेचर होती है किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की या विद्युत चुंबकीय विकिरणों की। हम दोनों ही प्रकृति के बारे में प्रमाण देंगे, उसकी व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार इसमें तरंग के गुण है और किस प्रकार इसमें कण के गुण है। लेकिन आपको इससे पहले कुछ बातें समझ में आनी चाहिए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है। मैं आपको वापस से रिवाइज कर रहा हूं। ये सब यदि आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आगे के 2-3 टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण किसको कहा गया है? जब किसी आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो एकांतर क्रम से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत तथा परस्पर तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। कौन? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। उन तरंगों को क्या नाम दिया गया? विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकीय तरंग। और विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होते हैं उनकी द्वैतीय प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होती है। उनमें कुछ गुण तरंगों के हैं और कुछ गुण किसके हैं? कणों के। जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं उनकी हम सबसे पहले कौन सी प्रकृति पढ़ेंगे? तरंग प्रकृति। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय विकिरणों की तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति को पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी कणीय प्रकृति को पढ़ेंगे। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। देखिए, जब मैं विद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंग प्रकृति का मानता हूं तो बात करूंगा कि ये तरंगे जो हैं, ये तरंगे निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। जो विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, तरंगे होती हैं, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ओके। और जो तरंगे होती हैं, ध्वनि तरंगे जैसे मैं कह सकता हूं, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हवा नहीं होती, कोई माध्यम नहीं होता, तो हम जो बोलते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देता, सिर्फ हमारे होठ हिलते हुए दिखाई देते। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होती हैं, उनको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो निर्वात में भी गमन कर सकती है। किस वेग से गमन कर सकती है वो देखिए आप। उनका वेग क्या होता है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इनका वेग है निर्वात में, जिसको मैं प्रकाश का वेग भी कह सकता हूं। प्रकाश के वेग को किससे डिनोट करते हैं? c से। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का ये वेग है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निर्वात में इनका गमन है। विद्युत चुंबकीय विकिरणें बहुत प्रकार की होती हैं। एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, गामा किरणें हैं। तो इन तरंगों की आवृत्ति और इनकी लैम्डा जो है वो अलग अलग होती है। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं।
जैसे सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, जिनका उपयोग हम राडार सिस्टम में करते हैं, एक्स किरणें, ठीक है, गामा किरणें, ये अंतर क्या होता है इनमें? ये है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण ही, पर अंतर किस बात का? अंतर है इनकी आवर्ती और इनकी तरंग दैर्ध्य में। अंतर किसमें? इनकी आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में। तो भिन्न भिन्न आवर्ती और भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की ये विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं, जिनका उपयोग भी क्या होता है? अलग अलग होता है। लेकिन इनका जो वेग है वो निर्वात में एक समान होता है, और वो कितना होता है? ये वाला। रेडियो तरंगे, आप एग्जाम्पल देखिए, रेडियो तरंगे जिनका उपयोग अपन प्रसारण में करते हैं, ये सब क्या होती हैं? रेडियो, एक्स, गामा, माइक्रोवेव, ये सब तरंगे जो हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकार की तरंगे होती हैं, जिनको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। इनका वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कितना? 3.0 × 10⁸ निर्वात में इन तरंगों का वेग इतना ही होगा। भिन्न भिन्न माध्यमों में इनका जो वेग है वो भिन्न भिन्न हो सकता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो तरंग प्रकृति है, तरंग प्रकृति को समझाने के लिए कुछ मात्रक हमें चाहिए, कुछ परिभाषाएं जिनसे हम इनको परिभाषित कर सकें। वो परिभाषाएं अपन पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए भी और प्रश्न के हिसाब से। सबसे पहली परिभाषा देखिए, चूंकि हम तरंग प्रकृति पढ़ रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं तरंग की। ध्यान देना, हम बात किसकी कर रहे हैं? तरंग की। तो तरंग में क्या है? सबसे पहले है तरंग की लंबाई। तरंग की लंबाई, तरंग लंबाई का एक नाम होता है जिसको मैं प्रचलित नाम क्या है इसका? तरंग दैर्ध्य, जिसको मैं लैम्डा से डिनोट करता हूं। किससे डिनोट करता हूं? लैम्डा से। ध्यान से सुनिए आप, तरंग की लंबाई जो है वो तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा, ठीक है। ये तरंग की लंबाई को व्यक्त करती है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो तरंग की लंबाई का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? मीटर बोलिए, सेंटीमीटर बोलिए, लंबाई का जो मात्रक है वो तरंग दैर्ध्य के मात्रक हो जाएंगे। तरंग की लंबाई के बाद ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि मैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति को डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए कैपिटल डेफिनेशन बी है जो है वो है तरंग की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। आवर्ती को मैं न्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। आपको वी लिखना है, थोड़ा सा इसके लास्ट वाले एंड को घुमाना है इस तरह, ऐसे, इस तरह, जिसको बोलते समय क्या बोलेंगे अपन? न्यू, ठीक है। आवर्ती न्यू, इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? किसी बिंदु से प्रति सेकंड, किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को, किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को, उस तरंग की क्या कहा जाता है? आवर्ती कहा जाता है। किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक है वो होता है, मैं ये भी कह सकता हूं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, आवर्ती बराबर होता है 1/आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल मतलब 1/t। तो समय का इनवर्स, समय का क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो इसका मात्रक है सेकंड इनवर्स, और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है हर्ट्ज।
जिसका प्रतीक क्या होता है hz। ठीक है, ध्यान दीजिए आप। तरंग की लंबाई को तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये तरंग की लंबाई होती है, तो तरंग की लंबाई को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। ओके, उसके बाद तरंग की आवृत्ति, जिसको मैं न्यू से डिनोट करूंगा। किसी बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज, जिसको hz से व्यक्त करते हैं। और hz को मैं क्या भी लिख सकता हूं, सेकंड इनवर्स। ठीक है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो वेग होता है निर्वात में, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 3.0 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद तरंगों को व्यक्त करने के लिए एक और परिभाषा है, और वो है तरंग संख्या। तरंग संख्या, तरंग संख्या को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं साहब। मैंने क्या बोला है, न्यू तो क्या थी, आवृत्ति। इस पर बार लगा रखा है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको सही नहीं सुने तो न्यू बार। ठीक है, न्यू बार ये तरंग संख्या। इसकी क्या परिभाषा क्या हो जाएगी, इकाई लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या नहीं, तरंग दैर्ध्य की संख्या, बात एक ही है। इकाई लंबाई में उपस्थित तरंग दैर्ध्य की संख्या को क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। ओके, तो इकाई लंबाई में उपस्थित तरंग दैर्ध्य की संख्या को क्या कहते हैं, तरंग संख्या, जिसको किससे डिनोट करते हैं, न्यू बार से। ओके, देखिए ये जो परिभाषाएं हैं, न्यू बार का एक सूत्र होता है साहब। न्यू बार बराबर होता है 1/λ। 1/λ। न्यू बार क्या है, तरंग संख्या। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा बराबर 1/न्यू बार। 1/न्यू बार। ठीक है, तो तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो न्यू बार की मात्रक की बात करूं मैं, तो न्यू बार का मात्रक क्या आ जाएगा, 1/λ का मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर। तो न्यू बार का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स बोलो चाहे सेंटीमीटर इनवर्स बोलो। ये किसका मात्रक हो गया, न्यू बार का या तरंग संख्या का। तो इसमें आपको 3 परिभाषाएं ये याद रखनी है, इनके सूत्र, इनकी परिभाषा और इनके मात्रक। इन तीनों में एक संबंध याद करने वाला सूत्र हमारे पास है। तीनों में, किसमें, लैम्डा में, तरंग दैर्ध्य में, तरंग संख्या न्यू बार में, आवृत्ति न्यू में, और प्रकाश के वेग c को परस्पर संबंधित करने वाला एक सूत्र हमारे पास है, और वो है c बराबर न्यू लैम्डा। ये महत्वपूर्ण हमारे पास एक सूत्र है, और सूत्र क्या है, c बराबर न्यू लैम्डा। c क्या है यहां पर, c यहां प्रकाश का वेग है, जिसको मैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का निर्वात में वेग भी कह सकता हूं, और वो है 3.0 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू क्या है हमारे पास, वो है आवृत्ति, तरंग की क्या है, आवृत्ति। लैम्डा उस तरंग की लंबाई है, जिसको मैं तरंग दैर्ध्य कहता हूं। ठीक है, अब देखिए
एक सूत्र हो गया C बराबर न्यू लैम्डा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। एक सूत्र तो ये हो गया आपके पास। दूसरा न्यू बराबर क्या हो सकता है, C अपॉन लैम्डा। ये सूत्र भी मैं कहां से लाया हूं, यहां से। मैं सूत्र हमारे पास क्या था, C बराबर न्यू लैम्डा, C बराबर न्यू लैम्डा। तो यहां से एक सूत्र मैं ये भी बना सकता हूं, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा, C अपॉन लैम्डा। एक सूत्र और भी बना सकता हूं मैं यहां से, लैम्डा का, लैम्डा बराबर C अपॉन न्यू, C अपॉन न्यू। समीकरण नंबर 3। तो ये तीन सूत्र जो है वो इसी एक सूत्र से आए, किससे, C बराबर न्यू लैम्डा से। क्लियर है। मेन सूत्र ये था C बराबर न्यू लैम्डा, वहां से सूत्र मैंने क्या निकाला, न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा और लैम्डा बराबर C अपॉन न्यू। क्लियर है। यहां से देखिए एक सूत्र अभी मैंने आपको बताया था कि तरंग दैर्ध्य विपरीत होता है तरंग संख्या का। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, चूंकि लैम्डा बराबर क्या होता है साहब, 1 अपॉन न्यू बार। ये अभी पढ़ा था हमने, लैम्डा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन न्यू बार। होता है कि नहीं होता है। तो मैं लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन न्यू लिख सकता हूं इस सूत्र में। तो समीकरण कितना है, 4। समीकरण 4 से जो मान है, समीकरण 4 से जो क्या है मान, मैं किसमें रखूंगा, समीकरण 1 में। तो देखिए C बराबर न्यू, लैम्डा की जगह क्या रखूं, 1 अपॉन न्यू गुणा 1 अपॉन न्यू बार। तो ये क्या हो गया, C बराबर न्यू अपॉन न्यू बार। C बराबर क्या हो गया, न्यू अपॉन न्यू बार। ऐसे भी कह सकता हूं, न्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई C गुणा न्यू बार, कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहां देखिए ये सूत्र सेम टू सेम आ जाएगा यहां भी। आप जब लैम्डा की जगह देखिए, लैम्डा क्या है, 1 अपॉन न्यू, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं न्यू बार क्या है, 1 अपॉन लैम्डा। ये भी तो सही है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। लैम्डा न्यू बार के उल्टा है तो न्यू बार लैम्डा का उल्टा है। अब न्यू बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन लैम्डा। तो देखिए 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैं जब न्यू बार लिखूंगा तो यही सूत्र आएगा, C गुणा न्यू लैम्डा, ये सूत्र आ जाएगा। तो मेन सूत्र हमारे पास 3-4 है, C बराबर न्यू लैम्डा, उससे मैंने ये सूत्र निकाले हैं। एक सूत्र मेरे पास ये है कि लैम्डा 1 अपॉन क्या होता है, न्यू बार। क्लियर है। ये सूत्र आपको न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ सूत्र थे जिनको हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति में को सिद्ध करने के लिए पढ़ा है। देखिए जब विद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंग प्रकृति का मानते हैं, जब विद्युत चुंबकीय विकिरण को कैसी प्रकृति का मानते हैं, तरंग प्रकृति का मानते हैं, तो हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, व्यतिकरण और विवर्तन नहीं, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों को समझा सकते हैं। जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरणों को तरंग प्रकृति का मानते हैं तो हम व्यतिकरण और विवर्तन आदि घटनाओं को समझा सकते हैं, लेकिन कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम नहीं समझा सकते। कब नहीं समझा सकते, जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंग प्रकृति का मानते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और कृष्णिका विकिरण ये घटनाएं हम कब समझा सकते हैं, जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरण को कणीय प्रकृति का माने। ओके, तो फिलहाल हम कौन सी प्रकृति पढ़ रहे थे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है वो तरंग प्रकृति की होती है। इसीलिए विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो है वो व्यतिकरण और विवर्तन का गुण प्रदर्शित करती हैं। व्यतिकरण और विवर्तन का गुण क्यों प्रदर्शित करती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, क्योंकि वो तरंग प्रकृति की होती हैं। क्लियर है। तरंग प्रकृति की व्याख्या करने के लिए कुछ परिभाषाएं, कुछ सूत्र आपको जरूरी थे, वो मैंने आपको बताए हैं। कणीय प्रकृति जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आपने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं, पर कुछ न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। इन सूत्रों को आपको कैसे यूज करना है, आपके पास मान लीजिए सवाल है कि 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य
वाले पीले विकिरण की, वाले पीले विकिरण की 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की एक तो तरंग संख्या तथा आवर्ती ज्ञात करो, आवर्ती ज्ञात करो। आपसे पूछा क्या है तो तरंग संख्या का प्रतीक क्या होता है, न्यू बार। आवर्ती पूछी, आवर्ती का प्रतीक क्या होता है, न्यू। आपको वैल्यू किसकी दी गई है, न्यूमेरिकल सोल्व करने का एक ही तरीका है मेरी नजर में, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। आप सवाल में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, आप उसकी लैंग्वेज में मत जाइए, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। आपसे पूछा क्या है, तरंग संख्या और आवर्ती दिया हुआ क्या है आपको, तो मैं लिखूंगा दिया गया है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होगा, लैम्डा। क्या मतलब होगा, लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू दी गई है साहब, कितनी है, 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 5800 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने मीटर में इसको चेंज कर दिया है। ये किसकी वैल्यू आपके पास है, ये है लैम्डा की वैल्यू। आपको लैम्डा की वैल्यू दी गई है। प्रकाश का वेग c आपको सवाल में दिया हुआ भी आ सकता है और नहीं दिया हुआ भी आ सकता है, लेकिन c आपको पता है फिक्स होता है। यदि आपको सवाल में दिया हुआ है c बराबर 3.0 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सवाल में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो भी आपको याद रखना है। अब क्या पूछा है आपसे, तरंग संख्या। देखो, चूंकि तरंग संख्या को किससे डिनोट करते हैं, न्यू बार से। न्यू बार का सूत्र क्या होता है, 1/λ। 1/λ। क्या आपको लैम्डा की वैल्यू दी गई सवाल में, बिल्कुल दी गई है। तो 1/λ की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखिए गुणा 10⁻⁻10 मीटर। यहां से जो आंसर आएगा किस में आएगा, आंसर मीटर ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा मीटर इनवर्स में। और वैसे भी न्यू बार का आंसर किस में आता है, मीटर इनवर्स में आता है। ये आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लगाया, न्यू बार अपॉन 1/λ। तो ये आ गया तरंग संख्या आ जाएगी। फिर क्या पूछा है आपसे, आवर्ती। क्या पूछा है आपसे, आवर्ती। अब आवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं, आवर्ती को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। आवर्ती को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से। अब न्यू चाहिए आपको, न्यू का फॉर्मूला देखिए। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, जो मेन फॉर्मूला था, c बराबर न्यू लैम्डा। पढ़ा था अभी हमने, जिसको समीकरण नंबर कितना दिया था, 1। c बराबर न्यू लैम्डा। इसमें देखो आपको क्या ज्ञात करना है, न्यू। न्यू का मतलब आवर्ती चाहिए आपको आवर्ती याद करनी है। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो लैम्डा चाहिए, एक c चाहिए। लैम्डा सवाल में दे रखी है, c का मान फिक्स होता है, तो आप इस सूत्र से निकाल लीजिए। न्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस सूत्र से c/λ। और c/λ में मान रख दीजिए, c का मान तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा का मान अभी दे रखा था 5800 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, सेकंड इनवर्स में। और यही मात्रक होता है किसका, आपके पास बोलिए, आवर्ती का, जिसको मैं क्या कहता हूं, हर्ट्ज भी कह सकता हूं। सेकंड इनवर्स को क्या कह सकता हूं मैं, हर्ट्ज। तो इन फॉर्मूलाज में आपको करना कुछ नहीं है, कुछ वैल्यू आपको दी जाएगी और कुछ वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या हमसे पूछा गया है। ओके, तो आज हमने क्लास में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि बोर मॉडल से पहले विद्युत चुंबकीय विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति की व्याख्या की गई। और आज हमने विद्युत चुंबकीय विकिरणों की जो द्वैतीय प्रकृति होती है, उसमें एक प्रकृति को हमने पढ़ा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो हैं वो तरंग प्रकृति की होती हैं। तरंग प्रकृति की होती हैं तो हम व्यतिकरण और विवर्तन आदि गुणों को समझा सकते हैं। लेकिन
अब हम ध्रुवण को और प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकते। उनको समझाने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती है वो कणीय प्रकृति की भी होती है। जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरण को कणीय प्रकृति का मानेंगे तब जाकर हम कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा सकेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।